साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और तसल्ली से बैठ जाना भाई, कोई औपचारिकता नहीं है और एक एक बात को जो है नोट डाउन करते हुए चलना। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, नए वकीलों के लिए जो डील करते हैं हाई कोर्ट में। क्लियर है? क्योंकि जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन 528 BNSS पर ही बेस्ड है, जो कि बात करता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। क्लियर है? प्रोविज़न दिखने में जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, पर अगर इस प्रोविजंस की मैथमेटिक्स को हमने समझ लिया तो निश्चित तौर पर हम अपने क्लाइंट को जस्टिस दिला पाएंगे और उसके विरुद्ध जो झूठी कार्रवाइयाँ हो रही है, जो मैलिशियस प्रोसीडिंग हो रही है या हो चुकी हैं, उससे कम से कम उसको हम राहत या निजात जो है दिला सकते हैं। क्लियर है? तो आप चाहे लॉ स्टूडेंट हो चाहे जूनियर एडवोकेट हो, तसल्ली से एक कॉपी पर नोट्स के माध्यम से जो है इस स्क्रिप्ट को जो है आप तैयार कीजिए। यहाँ पर जो कॉपी है, जैसे मान लीजिए मेरे पास नोट्स बने हुए हैं खैर इसके, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सबसे ऊपर हेडिंग पे सेक्शन 5 to 8 BNSS। ठीक है जी। अब पहला पॉइंट ये है हमारे पास में कि 5 to 8 BNSS किससे डील करता है? इट डील विथ सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो पावर हाई कोर्ट के पास में है, खासकर इनहेरेंट पावर, उसको कैसे बचाना है उसके बारे में ये डील करता है। अब अपने पास जो बेसिक कोड है प्रोसीजर का इस समय वो है BNSS। पहले क्या था? CRPC। क्लियर हो गया आपको? अब BNSS में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कोर्ट की पावर को लिमिट कर सकते हैं, कोर्ट की पावर को अफेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे प्रोविजंस हो सकता है इसमें नहीं हो, बट कोई ऑर्डर करने के लिए अगर प्रोविजंस नहीं है तो क्या होगा? वो ऑर्डर नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली जो विक्टिम है उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। और लीगल प्रोविजंस क्या है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर? उबी जस्ट इबी रेमेडियम, जहाँ पर आपके राइट्स हैं वहाँ पर रेमेडी है। तो ऐसे कोई भी रेमेडी नहीं है जिसका उपचार ना हो, तो उपचार देने के लिए भी इस प्रोविजंस को जो है इंसर्ट किया गया है। दूसरी बात है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोसीडिंग ऐसी है जो मेलाफाइड है या मैलिशियस है या प्रोसीडिंग्स का अब्यूज़ है, या ऐसी प्रोसीडिंग तो होनी नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए कोई सिविल डिस्प्यूट है, उधार के लेन देन का मामला है, पर कंसर्न जो विक्टिम है वो पहुंच गया पुलिस के पास कि साहब ये बंदा जो है मेरे पैसे खा गया। पुलिस भी क्या करती है उस मामले में FIR काटती है चीटिंग की और गबन की। तो प्रोविजंस क्या है कि अगर सिविल डिस्प्यूट है, लेन देन का मामला है, तो वहाँ पर कहाँ जाएंगे आप? सिविल कोर्ट में। तो उस कंडीशन में अगर प्रोसीडिंग्स हैं खासकर चीटिंग और फॉर्जरी में और उसके लिए FIR है, तो ऐसी FIR क्या? अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये पावर जो है एक्सरसाइज होगी। और तीसरी बात ये, टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, किसी जस्टिस का एंड सिक्योर करना है, किसी केस का नेचुरल निस्तारण करना है, तो वहाँ पर भी ये पावर जो है एक्सरसाइज होंगी। पर अमूमन जो हम कोर्ट में इसको काम में लेते हैं वो लेते हैं टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। क्लियर है? अब साथियों बेसिकली ये जो प्रोविज़न है ये बिल्कुल समानांतर है विद सेक्शन 482 CRPC। आप निकाल के पढ़ना, बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। और जो बेसिक जजमेंट हम रिलाई करते हैं इस इंटरप्रिटेशन पे वो है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल का। आप कोई भी एडवोकेट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसकी पिटिशन आप निकाल के पढ़ना, वो यही जजमेंट जो है रिलाई करेंगे। इवन हाई कोर्ट भी यही जजमेंट जो है रिलाई करती है और ये बेस जजमेंट है, इसको अभी तक रिलाई किया जा रहा है। 90s के दौर में जो है जजमेंट तैयार हुआ था, 24 साल हो गए आज, तब भी जजमेंट जो है रिलाई किया जा रहा है। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, वो क्या क्या हैं इसको अपन समझते हैं एक बेसिक फॉर्म में। साथियों किसी आपराधिक मामले में तो कंप्लेंट होगी या FIR होगी, तो ये जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि अगर कोई एलिगेशन है FIR में या कंप्लेंट में और उसको हमने एंटायरली जो है पेरूस कर लिया, बट उसके बावजूद भी प्रीमिया फेशियली कोई केस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है, तब ये पावर जो है एक्सरसाइज करनी है। उदाहरण के लिए सिविल लेन देन का मामला है, ये कहता है कि मैंने B को 50,000 रुपये उधार दिए, वो पैसे जो है B खा गया, तो ये बेसिकली क्या है? सिविल डिस्प्यूट। तो उसके लिए A को कहाँ जाना पड़ेगा? सिविल कोर्ट में। पर A ने क्या करा? FIR कटा दी, तो बेसिकली कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर केस को कंटिन्यू किया गया तो अल्टीमेटली कंसर्न अक्यूज को जो है ट्रायल फेस करनी पड़ेगी, प्रोसीडिंग्स को जो है अनवारंटली फेस करना पड़ेगा, उसकी जो लिबर्टीज़ हैं, लाइफ है, वो अफेक्ट होंगी। तो वहाँ पर पावर जो है एक्सरसाइज होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया रूप से कोई ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है और प्रोसीडिंग्स का जो है मिसयूज किया गया है बाय डूइंग द प्रोसेस ऑफ मास्किंग। ठीक है जी। दूसरा है वेयर द एलिगेशन इन द FIR एंड अदर मटेरियल इफ एनी अकम्पनिंग द FIR डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, justifying the investigation by the police officials under section 156 subclause 1 of CRPC except under an order of magistrate within the purview of section 155 subclause 2 of the code। बेसिकली छोटी सी बात समझना कि
कोई भी एफआईआर जो है दर्ज कर ली गई है, बट उस एफआईआर के अवलोकन से कोई भी कॉग्निजेबल अपराध जो है बनना नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पर भी प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की पावर को जो है एक्सरसाइज किया जाएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी एफआईआर है उसमें जो भी मामला दर्ज किया गया है उसमें दो बातें जो हैं होनी चाहिए। नंबर 1, जस्टिफिकेशन टू लॉज द कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरी बात है कि उसका मटेरियल जो है फाइल पे होना चाहिए। अगर दोनों बातें नहीं है तो वहाँ पर भी इस तरह की पावर को एक्सरसाइज करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी मामले में जांच हो रही है मजिस्ट्रेट के आदेश से और मामला जो है नॉन कॉग्निजेबल है तो वहाँ तो पुलिस जांच कर सकती है। पर अगर उसके पास कोई पावर नहीं है जांच करने की, कोई ऑथोराइजेशन नहीं है मजिस्ट्रेट का, जहाँ मामला नॉन कॉग्निजेबल है, तो वहाँ भी प्रोसेस का अब्यूज़ है, तो हाईकोर्ट जो है इंटरवेन कर सकती है। तो जो पार्ट नंबर बी है उसमें दो बातें लिखी गई हैं सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस में जस्टिफाई कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है मेड आउट हो रहा है बाय द बेयर पेरिजन ऑफ द मटेरियल। अगर वो मटेरियल फाइल पे नहीं है, वेग एलिगेशंस हैं, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वैश होंगी। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अमूमन जो है लड़की काट आती है फर्जी एफआईआर, अमूमन कि साहब मेरे पति ने मारा पीटा या पति ने मुझे तंग करा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ पर सामान्य आरोपों पर पुलिस जो है एफआईआर काट लेती है। जबकि बेसिस क्या है कि सामान्य आरोप जो है एफआईआर का आधार नहीं होंगे। एवरी एलिगेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम कॉरोबोरेटिव मटेरियल। तो यहाँ पर अगर नहीं है ऐसा तो एफआईआर जो है अपने आप में अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। क्या कशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार का निर्णय आप जाके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि मामला जो है नॉन कॉग्निजेबल है और पुलिस जो है जांच कर रही है, तो वहाँ पर कानूनी प्रोविजन क्या है कि मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए। अगर आदेश नहीं है तो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, इनलीगल। तो वहाँ पर भी ये पावर के लिए आप जा सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तीसरी बात क्या है, वेयर द अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशन, इसको आप अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो कि कोई भी एलिगेशंस हैं एफआईआर में जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है या कोई कंप्लेंट है उसमें एलिगेशंस हैं जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, एंड द एविडेंस कलेक्टेड इन सपोर्ट ऑफ सेम डू नॉट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड मेक आउट अ केस अगेंस्ट द अक्यूज। कि जो भी कंप्लेंट है या जो भी एफआईआर है उसमें जो भी एलिगेशंस हैं वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, क्लियर है, और जो मटेरियल साथ में है कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं करवा रहा है, तो वहाँ पर हाईकोर्ट जो है पावर को एक्सरसाइज करेगी और प्रोसीडिंग को जो है क्वेश कर देगी। इसको समझने के लिए एक बेसिक अपन बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्लेंट है सेक्शन 138 एनआई एक्ट की, क्लियर है, और वो दाखिल हो गई पर डेट नहीं आ रही या डेट जो है वो लीगली बार्ड है, तो इस कंडीशन में जो मटेरियल है वो कोई मामला जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है एज पर लॉ, तो ये पावर जो है एक्सरसाइज की जाएगी। ये बहुत सिंपल अपने को समझना है। यहाँ पर कोई भी एलिगेशंस हैं, कोई ऑफेंस जो है मेड आउट कर रहे हैं, बट वो ऑफेंस क्या है, केवल नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पर पावर नहीं मिली है एज पर द प्रोटोकॉल, तो वहाँ पर भी जो है ये जो प्रोसीडिंग्स हैं अभी उसका प्रोसेस होंगी और कार्रवाई जो है वो रद्द किए जाने योग्य होंगी। और एलिगेशंस जो हैं वो एब्सर्ड हैं, एलिगेशन जो है इम्प्रॉपर हैं, एलिगेशंस जो हैं जनरल हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता इन जनरल वे, तो वहाँ पर भी प्रोसीडिंग्स का ही अब्यूज़ होगा। उदाहरण के लिए कि ए ने कहा कि मुझे बी ने मारा, क्लियर है, बट बी ये कहता है कि जिस दिन मैंने मारा जो मुझ पर आरोप है उस दिन मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया से बाहर हूँ। तो कुल मिला के एलिगेशंस क्या है, एब्सर्ड है, मेलाफाइड है और प्रोसेस का मिसयूज़ है, तो वहाँ पर भी पावर जो है एक्सरसाइज होगी। और जहाँ पर लीगल बार है इन द प्रोविजंस कि प्रोसीडिंग्स को जो है कंटिन्यू ना रखा जाए या प्रोसीडिंग को ख़त्म किया जाए, तो ऐसे सिनेरियो में भी अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो उसको जो है रद्द किया जाना आवश्यक है बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। उदाहरण के लिए सिविल डिस्प्यूट है और क्रिमिनल केस जो है बना दिया, जो मैंने आपको बताया भी है, तो वहाँ पर ये पावर जो है एक्सरसाइज होगी। और इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो मेलाफाइड है या मेलिशियसली इंस्टीट्यूटेड है या अल्टरनेटिव मोटिव है, तो वहाँ पर भी प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वेश्चन होंगी। तो कुल मिला के जनरल गाइडलाइंस हमारे पास में आ गई, पर प्रैक्टिकल वे में कैसे ये एक्सरसाइज होंगी पावर्स, इसको भी जो है समझना जरूरी है। देखिए जहाँ भी डिस्प्यूट होगा पार्टीज के बीच में और वो डिस्प्यूट जो है कंट्रोवर्शियल है और इस तरह का डिस्प्यूट है कि जहाँ पर ट्रायल चाहिए स्पष्टीकरण के लिए, तो वहाँ पर ये पावर जो है एक्सरसाइज नहीं होगी। आपको अगर पावर एक्सरसाइज करानी है तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं उन्हें विचार में ले सकती है हाई कोर्ट, बट आपको उसके लिए हर्षचंद्र बनाम रहबतुल्ला का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी 2011 का, उस पर जो है रिलाई करना पड़ेगा। तीसरी बात है, कई बार देखा होगा आपने गाइडलाइंस बनती है समय समय पर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, भाई प्रोसीडिंग कैसे आपको कंटिन्यू करनी है, बट उसके बावजूद पुलिस जो है प्रोसीडिंग्स का अब्यूज़ करती है। उदाहरण के लिए ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट से आप सब जो है वाकिफ़ हैं। जजमेंट है वर्ष 2013 का। इस जजमेंट में क्या स्पेसिफिक किया गया है कि एकदम जो है एफआईआर ना काटें, आप इंक्वायरी होल्ड करें और आप ये मेड आउट देखें कि स्थिति क्या आ रही है, कि ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, या बन रहा तो किस प्रकार बन रहा है, किस तरह हम प्रोसीड करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, एंग्जाइटी में ऐड करेंगे, तो वहाँ हम प्रोसीडिंग्स को स्टेबल नहीं मानेंगे। और खासकर डायरेक्शन दिए गए हैं इन द केस ऑफ नेग्लिजेंस, इन द केस ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। अब वाइफ पहुँच गई, इमीडिएटली पुलिस ने जो है एफआईआर काट दी, इमीडिएटली जो है उस पर टपॉन्ग कर लिया, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स क्या है, प्रोसेस का अब्यूज़ है।
तो वहाँ पर हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे। बट पॉइंट क्या है कि देयर मस्ट बी द सपोर्टिंग फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड दैट कि जो भी सेटल्ड लीगल पोजीशन है या जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के, उसके अगेंस्ट एक केस को जो है मेड आउट कर दिया गया है। अगर उसके अगेंस्ट केस स्टैंड कर रहा है या कोई लीगल प्रोविजन है उसके अगेंस्ट केस जो है स्टैंड कर रहा है, तो ऐसा केस जो है चलने योग्य नहीं है। दूसरी बात, आपका डिफेंस काउंसिलर अभी नहीं होगा, जो भी एलिगेशंस हैं प्रोसिक्यूशन के उसको देखना है। तीसरी बात है कि ऐसा डिफेंस जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है उसको विचार में ले सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। चौथी बात है कि जब भी आप जा रहे हैं सबसे पहले आप कोर्ट करें एफआईआर को, इसके साथ साथ जो सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं उसको आप जो है कोर्ट करें। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर सपोर्टिंग फैक्ट्स को अपोजिट पार्टी जो है स्वीकार नहीं करती है, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, सफलता अपने को नहीं मिलेगी। अमूमन इसको हम कहाँ काम में ले रहे हैं इस समय भी, कि अगर किसी मामले में एफआईआर है तो आपको अगर ज्ञापन देना है फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन और पुलिस जो है कंसिडर नहीं कर रही है, तो वहाँ पर अमूमन क्या कर रहे हैं अभी एडवोकेट्स की, अपना ज्ञापन जो है पुलिस को दिए जाते हैं, पुलिस कंसिडर नहीं करती है 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, तो अमूमन ये लोग जो है हाईकोर्ट जाकर ऑर्डर ले आते हैं रिगार्डिंग द फेयर इन्वेस्टिगेशन। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ने एफआईआर काट दी, गिरफ्तार करने में आमदा है, सिविल डिस्प्यूट है, वहाँ भी कंसर्न एप्लीकेंट जो है जाते हैं बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग, और अमूमन जो है उनको रेमेडी मिल जाती है नो कॉर्सिव एक्शन की। क्लियर है। और इसके अलावा जो डिस्प्यूट है पति पत्नी के, वहाँ पर भी अगर इन्वॉल्व हो गई है बहनें या माता पिता, तो वहाँ पर भी लोग जो है मूव करते हैं। और इसके अलावा अगर मैटर है एंटी करप्शंस के, जहाँ पर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, वहाँ पर भी लोग जो है यूजुअली मूव करते हैं इस तरह के सेक्शंस में टू क्वेश द प्रोसीडिंग। तो कुल मिला के एक नटशेल बात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर लीगल प्रोविजंस हैं और प्रोसीडिंग्स को वो बार कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है कोई प्रोसीडिंग्स की जा रही है या कोई प्रोसीजर जो है स्पेसिफिक किया गया है लॉ के अंदर उसको फॉलो नहीं किया गया, या तीसरी बात है कि जो प्रोटोकॉल्स कानून के थे उसको फॉलो नहीं किया गया, वहाँ पर ये बेस्ट और उत्तम रेमेडी है। तो कुल मिला के हम नटशेल में कह सकते हैं कि रेमेडी बढ़िया है, पर ये भी नहीं कह सकते कि इसको हम इन द रूटीन मैनर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। द पावर शुड बी एक्सरसाइज स्प्रैंगली, ये भी कई व्यूज़ हैं। तो उसको एक्सरसाइज कराने के लिए सबसे पहले आप ये मेड आउट करो केस अपना कि ये तो कानून का प्रोविज़न है और ये फैक्ट है, और ये फैक्ट या ये जो केस है वो इसके अगेंस्ट जो है स्टैंड कर रहा है, और आपको अपना डिफेंस आउट नहीं करना है, प्रोसिक्यूशन की फाइल से आपको वर्कआउट करना है, और डॉक्यूमेंट जो आपके अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं वो आप दिखा सकते हो, उस पर आप रिलाई कर सकते हो। क्लियर है बात ये। तो इस लाइन पर जो है अपने को आगे बढ़ना है, आगे कोई अपने को दिक्कत नहीं है। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।